नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इराक में सद्दाम हुसैन का क्या हुआ, कितने देशों के राज्याध्यक्ष, कितने उस जमाने के राजाओं का क्या हाल बेहाल होगा। सत्ता दुनिया में सबसे बुरी चीज है और धन वो सब कुछ गलत करवाती है। लेकिन आपका ईमान, आप ईमानदार हैं, सेवा करने की भावना हो तो कुछ भी दुनिया के कोई लोग बिगाड़ नहीं सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका उठाकर ले आई और तकला पलट की योजना बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी क्षमता किसी अन्य देश में नहीं। इससे कहानी जिसने लिखी, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहानी भारत से जुड़ी है और सकारात्मक रूप में जुड़ी है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव। देश में जो उस टाइम हुआ वो कंस्ट्रक्टिव था। आज जो हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है। फर्क है, उसमें ईमानदारी थी, आज बेईमानी है। फर्क इतना है। अगर एक नाम आप नेपाल में कई स्थानों पर पाएंगे तो वह है त्रिभुवन। त्रिभुवन हवाई अड्डा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन स्टेडियम, त्रिभुवन चौक, त्रिभुवन नगर। आधुनिक नेपाल के पहले शाह हुए त्रिभुवन शाह और राज परिवार को गोली मारी गई त्रिभुवन सदन में। वही तो दुनिया है। यूं तो त्रिभुवन शाह 1911 में ही राजा बन गए थे, लेकिन तब उनकी उम्र महज 5 वर्ष की थी। असल सत्ता राणा के हाथ में थी। जब त्रिभुवन युवा हुए तो राज परिवार के मन में स्वाभाविक रूप से सत्ता की आशा जागी। जनता की एक प्रजा परिषद भी राणा के विरोध में आंदोलन कर रही थी। ब्रिटिश सरकार राणा के साथ थी क्योंकि गुरखा विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। इसलिए राणा के लिए इन जन आंदोलनों को दबाना मुश्किल न था। जब सत्ता साथ में हो, जब तंत्र साथ में हो, जैसे आज भारत में सब तंत्र सत्ताधीशों के हाथ में है, तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुमत अपने आप आ जाता है। लेकिन वो बेईमानी लंबे दिन तक, लंबे समय तक टिकती नहीं है। वो सत्ता में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही है और जब समझ आएगी तब वो कहाँ होंगे वो कह नहीं सकते हैं। मामला तब उलझ गया जब ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए। अब भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। वह नेपाल में किसका साथ दे, राजा त्रिभुवन का या प्रधानमंत्री मोहन शमशेर राणा का। इट वॉज अ क्रिटिकल कंडीशन। फरवरी 1950 में प्रधानमंत्री मोहन राणा जब नेहरू से मिलने दिल्ली आए तो उन्हें इफिक्स तोपों को सलामी दी गई। उनसे चीन में हुई माओ क्रांति के बाद नेपाल की स्थिति पर विमर्श हुआ। उसके बाद की घटनाओं पर कुछ ठीक ठीक कहना कठिन है कि भारत सरकार आखिर क्या चाहती थी। और पहले वर्णित घटना क्या हुई वो मैं बताता हूँ कि 6 नवंबर 1950 को राजा त्रिभुवन शाह ने नागार्जुन अभयारण्य जाने की आज्ञा मांगी और सब परिवार राजमहल से निकल पड़े। उनके साथ उनके पुत्र महेंद्र और बड़े पोते वीरेंद्र थे। छोटे पोते ज्ञानेंद्र साथ नहीं थे।
जैसे ही उनका काफिला महाराजगंज से के भारतीय दूतावास के निकट पहुंचा, वह चिंतित मुद्रा में बाईं तरफ देखने लगे और दूतावास से CPNC ने इशारा किया। गाड़ी दूतावास में घुस गई और झट से दरवाजे बंद कर दिए गए। शाही सेना बाहर ही रुक गई। नेपाल राज परिवार को भारत ने उनकी ही मर्जी से हाईजैक कर लिया था। 1950 में नेपाल के राज परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच से उठाकर दिल्ली से ले आना कोई साधारण बात नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सब लंबी प्लानिंग के बाद ही हुआ होगा। इसके कई किस्से हैं जिस पर पूरी वेब सीरीज ही बन सकती है। पटियाला महाराज ने एक जर्मन महिला फिजियोथेरेपिस्ट एरिका को काठमांडू राजमहल भेजा। उनसे राजा त्रिभुवन को प्रेम हो गया और वह नियमित मिलने लगी और भारत ने पटियाला के ही सरदार सुरजीत सिंह को पहला राजदूत बनाकर काठमांडू भेजा, जो एरिका के पुराने परिचित थे और धीरे धीरे मिठाई के डिब्बे में संदेश जाने लगे। आखिर एक फार्म हाउस पर किसान के वेश में राजा त्रिभुवन की सरदार जी से मुलाकात हुई और उसके बाद सरदार सुरजीत सिंह का कार्य खत्म हुआ, क्योंकि आगे की योजना के लिए किसी शातिर बुद्धि की जरूरत थी और इसके लिए पटेल और नेहरू ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति टंडेश्वर प्रताप नारायण सिंह को चुना। यह नेपाल के राजदूत बनकर गए और राज परिवार को भगा लाने में सफल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन बहादुर राणा ने सभा बुलाई और कहा, भाई बरदार, संत महंत, साहू महाजन, सरकारी कर्मचारी, महाराज त्रिभुवन, राजकुमार महेंद्र और उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र भारत सरकार की शरण में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों की सहमति से राजकुमार ज्ञानेंद्र को महाराज बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। ज्ञानेंद्र विक्रम शाह उस समय 4 वर्ष के बालक थे। उन्हें जब राज सिंहासन पर बिठाया गया, वह बच्चों की तरह उत्साहित थे और अगले महीनों में मोहन राणा ने भारत पर आरोप लगाया कि वह मध्य बिहार सीमा के निकट के रास्ते हिंसक गृह युद्ध को बढ़ा दे रही है। इसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आखिरी प्रोजेक्ट के बाद दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। 2 महीने बाद फरवरी में राजा त्रिभुवन शाह का नेपाल में शाही स्वागत हुआ और 1 सदी से चली आ रही राणा की सत्ता समाप्त हुई। वो नेपाल डायरी में से ये किसी ने लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि हर एक का वक्त आता है। आप गलत रास्ते से सत्ता, संपत्ति इकट्ठे करते हो, धन इकट्ठे करते हो, तो वो धन, वो सत्ता कभी न कभी उसका अंत होने वाला है। इसलिए अगर जीना है तो ईश्वर ने आपको जो जन्म दिया है, आपके माँ बाप ने आपको जो जन्म दिया है, वो आपको गलत कामों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, दूसरे को सताने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, ईर्ष्या के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, जो लिया है किसी को मदद करने के लिए। और आप खुद अपने आप को जो मिला है प्रेम से, आनंद से जीकर खुशी बनाइए। और आज मैं 82 साल आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ? मेरा जीवन ही एक किताब है, मेरा जीवन ही एक आदर्श है, मेरा जीवन का कोई संकेत है जो ईश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने मुझे गलत काम करवाने के लिए भेजा है। ईश्वर ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए न तो मैंने सत्ता के पीछे, न तो मैंने धन के पीछे कभी भाग दौड़ की, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मुझे पता था कि मैं जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ और मेरा जन्म, मेरा आदर्श लोगों के लिए, समाज के लिए, ज़रूरियातमंदों के लिए है, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ।
शायद इसके लिए मैं बालार्क हूँ, चंद्रकांत भट्ट हूँ, सूर्यपुत्र हूँ, बट इंटेलिजेंट वॉरियर who lead the war. So I am the intelligent to lead the society, to help the society, to help the poor, to help who need my services. यही आज का पैगाम।